अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अफसर इमाम, चीफ एग्जीक्यूटिव अख्तर हुसैन फाउंडेशन। आज का मौजू है अगर हानमैन जिंदा होता। इस मौजू पे अभी एक आध दिन पहले हमारे दोस्त डॉक्टर रिफत हाशमी साहब ने बड़ा सैर हासिल तबसरा किया है और उन्होंने जो नुकात उसमें बयान किए हैं बिलाशुबा वो बड़े इंस्पायरिंग और विटी हैं, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि हानमैन आज़म के नज़र में आगे के लिए कितनी ऊंची सोच का ख्याल और उनका तख़य्युल था। दरहकीकत होम्योपैथी में जितनी रिसर्च होनी चाहिए थी उसको सही तौर पर हमारे इदारों ने, हमारी गवर्नमेंट ने और हमारे दोस्तों ने उसको स्पॉन्सर नहीं किया। जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दवा बनाने वाली, जिनमें सरफहरिस्त जर्मनी की कंपनी है, उनके ज़ेरे साया मेरा अंदाज़ा है कि कोई ख़ास रिसर्च पेपर नहीं छपे। पिछले 200 साल में हानमैन आज़म के इंतकाल के बाद होम्योपैथी में जो टेक्निकल पेशरफ्त होनी चाहिए थी वो मेरे इल्म में नहीं है। सबसे पहले मैं जायज़ा लेता हूँ होम्योपैथी के लिटरेचर में मटीरियल मेडिका और रेपर्टरी का इस्तेमाल। आप जानते हैं कि सबसे पहले जो रेपर्टरी बनाई गई थी वो गोविंद हासन की थी। उसके बाद डॉक्टर कैंट ने 35 साल की मेहनत के बाद कैंट रेपर्टरी इस्तेमाल की। आज से 50 साल पहले सन 70 में जब मैंने अभी MSc की थी केमिकल इंजीनियरिंग में, तो इंडियन यूनिवर्सिटी ने ये अनाउंस किया कि वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोर्स करवा रहे हैं 15 दिन का, जिसमें कम से कम वो मास्टर लेवल के MSc स्टूडेंट्स को दाखिला देंगे। मुझे भी शौक़ हुआ और मैंने उस कोर्स में दाखिला लिया। ये बात सन 70 की है। पाकिस्तान में चंद कंप्यूटर थे जो बैंकों में इस्तेमाल होते थे, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में। इस कोर्स में मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और कोर्स के आखिर पर मेरी 6ठी पोजीशन थी 90 लड़कों में और मेरे तकरीबन 86% मार्क्स थे। उसका फ़ायदा ये हुआ कि मुझे अंदाज़ा हुआ कि हम ज़िंदगी में कहाँ कहाँ कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं। सन 78 में जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो उस वक्त हमारा क्लिनिक पुराने शहर चूना मंडी में था और वालिद साहब मरहूम 40 साल की मेहनत के बाद अपने शोहरत के उरूज को हाथ लगाकर अल्लाह को प्यारे हो गए। वो डॉक्टर मसूद साहब मरहूम के अवलीन शागिर्दों में से थे और रात दिन उनका मुताला जो था वो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा था। उनके इंतकाल के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे कुछ उसमें अपने इल्मी हवाले से आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। सबसे पहले मुझे जो चैलेंज मीट करना पड़ा वो ये कि बिगड़े हुए केस जो हमारे पास एडवांस स्टेज पर आते थे, उनका इलाज करने के लिए कौन सी ऐसी टेक्निक होनी चाहिए जिससे मरीज़ को दवा देने में ज़्यादा एक्यूरेसी और कामयाबी मुमकिन हो। उसके लिए एक अच्छी रेपर्टरी का होना ज़रूरी था। कैंट रेपर्टरी का इस्तेमाल जो वालिद साहब ने सन 56 में शुरू किया था, कैंट रेपर्टरी का 5वां एडिशन उन्होंने अमेरिका से मंगवाया था। उसके बाद 6ठा एडिशन मैंने ख़रीदा और उसको मैंने मुताले में लाकर मुझसे काफ़ी हद तक महारत हासिल की। लेकिन मुझे ख्याल हुआ कि क्या इसको हम कंप्यूटराइज नहीं कर सकते। इत्तेफाक से मेरे हाथ लीगा मेडिकोरम होम्योपैथी इंटरनेशनल की 1977 की वो कॉन्फ्रेंस जो दिल्ली में हुई थी वो मेरे हाथ आई। तो उसमें उन्होंने IBM 370 के ऊपर कैंट रेपर्टरी को इस्तेमाल करने का तरीका सिखाया था। उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये काम अमलन नामुमकिन नहीं है। चुनांचे मैं दुनिया भर से मुख्तलिफ़ इदारों से सॉफ्टवेयर के मालूमात हासिल की और बिल आखिर मैं सन 81 में एक सॉफ्टवेयर ख़रीदने में कामयाब हो गया। अगरचे इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बहरहाल मुझे खुशी थी कि मैं होम्योपैथी में एक नई वादी में कदम रख रहा हूँ।
حسن اتفاق یہ ہے کہ اس سافٹ ویئر کے آنے کے باوجود ہمارے پاس کمپیوٹر نہیں تھا. میں نے آئی بی ایم امریکہ، آئی بی ایم یو کے اور آئی بی ایم کو فرانس خط لکھا کہ ہمیں کمپیوٹر چاہیے. تینوں مقامات سے مجھے معذرت کی خبر آئی. وجہ یہ بیان کی گئی کہ چونکہ آپ کے پاس اس کی ٹیکنیکل سپورٹ نہیں ہے، اس لیے ہم آپ کو کمپیوٹر نہیں دے سکتے. چنانچہ سافٹ ویئر لے کر میں 1 سال انتظار میں بیٹھا رہا، اور نتیجتاً جب آئی بی ایم میں اگلے سال پاکستان میں کمپیوٹر کا ارادہ کیا مارکیٹنگ کا، تو وہ ہمیں کمپیوٹر مل سکے، اور ہم نے اس پہ اپنے اس سافٹ ویئر کا استعمال کر کے ایک نئی جہت کی داغ مل ڈالی. اس سافٹ ویئر کا افتتاح میری خوش نصیبی ہے ایک امریکن کونسولیٹ نے ہوائی ہوٹل میں کیا تھا. یہ تھی میری تمہید جس کے حوالے سے میں آپ کی بات کا آغاز کرنا چاہ رہا تھا. جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے دنیا بھر میں ٹیکنالوجی جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. جو دنیا کے فنون، دنیا کے کمالات اس ٹیکنالوجی کے ساتھ آگے نہیں بڑھتے، وہ فنون اپنی کم مائگی کی مار سے ناکام ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم یہ رونا روئیں کہ جس کو حکومت جو ہے وہ اسپانسر نہیں کر رہی ہے، یہ ہماری اپنی ناسمجھی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے فیلڈ میں کام کرنے والے جو ہمارا دوست حضرات ہیں، وہ یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے فن کو آگے بڑھانے کے لیے حکومت ہمارا ہاتھ پکڑے. جیسے آج کل ایک بخار چڑھا ہوا ہے پورے معاشرے کو، پورے ملک کو اور پوری دنیا کو، کہ کرونا وائرس کی دوائی تلاش کی جائے، اور اس معاملے میں ہومیوپیتھی کو بھی ہمیں کام کرنے کا موقع دیا جائے. یہ ہمارے گروپ میں کافی لوگوں نے اس کے حوالے سے ہمیں بڑے پوسٹیں بھیجی اور ہیلتھ کیئر کمیشن کے خطوط کا حوالہ دیا. لیکن چونکہ ہماری اپنی بساط کو اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے کہ ہم حکومت سے کہیں کہ ہمارے اتنے پیپر چھپ چکے ہیں یا ہماری اتنی کتابیں چھپ چکی ہیں تو ہمیں بھی کام کرنے کا موقع دے. تو ہماری جو بساط ہے وہ ایسی نہیں کہ ہم اپنے آپ کو کسی قابل بنا سکیں. ابھی جو میں نے آپ سے سافٹ ویئر کی بات کی تھی، اس کے بعد اگلا اسٹیپ جو تھا وہ تھا ہومیوپیتھی کے حوالے سے مختلف علوم میں یا مختلف شعبوں میں آگے بڑھنے کا ریسرچ، اور اس کے جو مقالات ہیں ان کی اشاعت. دنیا بھر میں مختلف پبلشنگ کے ادارے، السیویر، جان ویلی اور ہنداوی وغیرہ ہر سال کئی رسالوں میں ریسرچ پیپر چھاپتے ہیں. لیکن آپ میری بات سن کے حیران ہوں گے کہ ان میں بمشکل 0.1% یعنی 1000 میں سے ایک آدھا پیپر ہومیوپیتھی کے حوالے سے ہوتا ہے. صرف میرے ملک میں 2 حضرات ایسے ہیں جو مسلسل لکھنے کا شرف رکھتے ہیں، اور ان میں ایک ڈاکٹر جاوید اقبال ہے پنڈی کے، جنہوں نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں اور ان کے مقالات یا ان کے آرٹیکلز ہر سالوں میں چھپتے رہتے ہیں. یا دوسرے نمبر پر ڈاکٹر جعفری ہیں کراچی کے، جو پی ایچ ڈی ہیں اور باقاعدہ میڈیکل کالج میں پڑھاتے بھی رہے ہیں. ان کی چند کتابیں بھی ہیں اور وہ بڑے حوالوں کے ساتھ اپنے رسالے میں اپنے مقالات کو چھاپتے رہتے ہیں. ان کے علاوہ میں کسی اور ڈاکٹر صاحبان کو نہیں جانتا جن کے مقالات کہیں دنیا میں چھپے ہوئے ہوں. جب تک ہم اپنے مقالات کو چھاپ کر آگے اپنے کردار کو مضبوط نہیں بنا سکتے یا اپنی حیثیت کو نہیں منوا سکتے، اس وقت ہم یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ہمیں کورونا وائرس کے لیے بھی جناب بلا لے جائے، آئیے جناب آپ بھی تشریف لے آئیے اور اپنی ہمیں قابلیت کا مظاہرہ کیجیے. بدقسمتی جس پہ ہمارے ڈاکٹر حضرات برا بھی مان جاتے ہیں کہ آپ ہماری حتک اور ہماری ہجوم کر رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ اتنی علمیت کے حوالے سے اپنا لوہا نہیں منوا سکے
जिस तरह के एक पढ़े लिखे डॉक्टर को अपना लोहा मनवाना चाहिए, तो वो फिर हम शॉर्टकट मार कर अपने आप को उनके बराबर कद दिखाने की कोशिश करते हैं। कंप्यूटर के की एडवर्टाइजिंग के बाद अगला स्टेप जो था मेरा, वो कैंसर रिसर्च था, जिसके बारे में मेरे मकालात दुनिया में कई जगह छप चुके हैं। और उस वक्त मैं अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी का वाहिद मेंबर हूँ जो MBBS नहीं है। इस हवाले से मेरे 2 पेपर उनकी वेबसाइट पर मौजूद हैं, मीटिंग लाइब्रेरी asco.org.अफसरिमा। इसमें से एक पेपर मेरा दोबारा छापा गया था फ्रांस की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में 2016 में, इसलिए उन्होंने कहा था ये पेपर इतना अच्छा है कि हम उसको दोबारा छापना मुनासिब समझते हैं। लेकिन ये पेपर होम्योपैथी के हवाले से नहीं है, क्योंकि मेरा जो फील्ड ऑफ वर्किंग है कैंसर के हवाले से वो साइको ऑन्कोलॉजी यानी साइकोलॉजी और कैंसर के ऊपर रिसर्च है, जिसको दुनिया में ज़्यादा पजीराई मिलती है। होम्योपैथी के हवाले से कैंसर पर ज़्यादा काम नहीं हो सका और ना ही इस पर ज़्यादा किताबें छपी हैं। हाल ही में मैंने किताब अमेरिका से मंगवाई है, जो शायद पाकिस्तान में चंद लोगों के पास होगी, मुलर की किताब, जो तकरीबन 16,000 रुपये की है। और हम लोग किताबें ख़रीदे बगैर कोशिश करते हैं कहीं से उसका PDF मिल जाए और हम उससे पढ़ के और अल्लामा बन जाएं। जब तक आप पैसे नहीं खर्च करेंगे, अपने फ़न को पानी नहीं देंगे, आप जारी नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए आगे बढ़ने में उतना ज़्यादा मामलात सहल नहीं होंगे। इसके अलावा जो चीज़ें आपके लिए काबिल गौर है, उनमें पोटेंशियल टेस्टिंग भी है। जब आप मरीज़ को दवाई देते हैं तो आपके पास इस बात का क्या सबूत है कि जो दवाई आप दे रहे हैं और जो पोटेंशियल आप दे रहे हैं वो उस मरीज़ के लिए सही मानों में कन्फर्म्ड है या नहीं। 50 साल पहले ग्लासगो में मानोमीटर था जो मरीज़ की पोटेंशियल को टेस्ट करता था। अब वो मानोमीटर वहाँ से हटा दिया गया है और डॉक्टर जॉर्ज हैंडशैम-डी की किताब थी साइंटिफिक एविडेंस ऑफ होम्योपैथी, जो मैंने अमेरिका से मंगाई थी 35 साल पहले। उसमें उन्होंने ये बताया था कि अगर किसी मरीज़ की पोटेंशियल खून को पोटेंशियल से मैच किया जाए तो वो मरीज़ का खून ब्राउन हो जाता है। इसी हवाले से कराला इंडिया के डॉक्टर पटेल, जो अभी हाल ही में इंतकाल हुआ, उन्होंने भी इसे तजुर्बा किया था। और इस वक्त तक कोई साइंटिफिक एविडेंस या साइंटिफिक डेवलपमेंट होम्योपैथी के हवाले से नहीं हो सकी है। अगरचे हम बहुत दावा करते हैं कि होम्योपैथी की साइंटिफिक अप्रोच है, लेकिन दरअसल साइंस के डेफिनेशन के हवाले से होम्योपैथी का अब तक कोई ऐसा हम लोग कोई एविडेंस नहीं दे सके जिससे साबित हो कि होम्योपैथी जो है इसमें कोई साइंस को भी अमल दखल है। होम्योपैथी दुनिया की ऐसी साइंस है जो रूहानियत से लबरेज है और एक्यूपंक्चर के बाद दुनिया की ये दूसरी मेडिकल साइंस है या मेडिकल ब्रांच है जिसमें कोई मटीरियल डोज इस्तेमाल नहीं होती। होम्योपैथी के बाद रेकी, अरोमाथेरेपी, टच थेरेपी, जिसका जिक्र हमारे डॉक्टर साहब ने अपनी अभी वीडियो में किया है, और मसाज और पीरियड्स हैं। आपको चाहिए कि आप होम्योपैथी का लोहा बनवाने के लिए मुसलसल पढ़ते रहा करें, और जो दुनिया में रिसर्च हो रही है वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी NCBI के, जिसे एंटीजमेंट भी कहा जाता है। उसको पढ़िए और नैनो मेडिसिन के हमारे जो रिसर्च हो रही है उसको देखिए कि होम्योपैथी में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती है, और हम होम्योपैथी को इस वक्त दुनिया के बाकी उलूम के मुकाबले में कहाँ खड़ा कर सकते हैं। हमारे मुल्क में होम्योपैथी के हवाले से इस वक्त जो हमारे दोस्त काम करने वाले हैं उनका इस वक्त मेयार तमाम दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के मुकाबले में बहुत निस्बतन कमतर दर्जे का है। इसलिए हमारी वो पजीराई दुनिया में नहीं मिलती जो हमें मिलनी चाहिए। ना हम लोग मुल्क से बाहर निकलते हैं, ना हम लोग कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हैं, और यहीं बैठ के हम डुगडुगी बजाते रहते हैं। इसलिए मेरी बात का बुरा ना माना कीजिए। अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए मुसलसल पढ़ते रहिए और अपने इल्म में इजाफे के लिए जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, रेपर्टरी मटीरियल बडी का और केस टेकिंग के हवाले से आपको अपने इल्म में इजाफा करना चाहिए। आज की मुलाकात मेरे लिए बायस फ़ख्र है कि आप लोग मेरी बातों पर तवज्जो करते हैं। इसलिए कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।